हाँ जी, गुड मॉर्निंग। करें शुरू? क्या लिख रहे थे? टेबल टैग लिखा था शायद कल, लास्ट है ना? तो इसमें हमने टैग तो लिख लिए थे कि टेबल बनाने के लिए तो हम यूज कर रहे थे किसका? टेबल कंटेनर टैग। इससे तो हमारी टेबल बन रही थी। टेबल के अंदर यदि हमें हेडिंग देनी थी तो हम कौन सा यूज कर रहे थे? टी एच टैग यूज कर रहे थे। और यदि हमें सिंपल सेल ही ऐड करनी थी कंटेंट के लिए तो टी डी। और रो बनानी थी तो टी आर। ये हमारे टैग हमने कल लिखे थे। एक छोटी सी सिंपल टेबल भी हमने बना ली थी। ठीक है। अब इसमें हमारे पास और फॉर्मेटिंग के लिए आते हैं फिर एट्रीब्यूट टैग के साथ ही, कि अब इसमें हम एट्रीब्यूट कौन से यूज करेंगे। जैसे सबसे सिंपल एट्रीब्यूट होता है तो एक है आपका बॉर्डर। क्या नाम है? बॉर्डर। टेबल को बॉर्डर देने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, टेबल को बॉर्डर देने के लिए। अब पूरी टेबल पर देनी है तो कौन से टैग में यूज करोगे? टेबल टैग में। यदि किसी पर्टिकुलर रो को देनी है तो उसी टी आर टैग में, जिस रो में आपको बॉर्डर देनी है। अभी हम जैसे मान लो पूरी टेबल पे देनी है तो हम यूज करेंगे सिंपल टेबल बॉर्डर। अब बॉर्डर की आपको विड्थ क्या रखनी है? मोटाई। ठीक है, 1 इंच 2 इंच आती है ना साइज। जैसे मान लो कि सर मुझे 2 इंच रखनी है तो 2 वैल्यू दे दो। ये आपकी बॉर्डर एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। जैसे ही बॉर्डर का कलर चेंज करना है कि सर बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा आएगा बॉर्डर में? ब्लैक। मुझे तो कलर चेंज करना है तो एट्रीब्यूट हो जाएगा कौन सा? बॉर्डर का कलर, यानी बॉर्डर कलर। क्या होगा? बॉर्डर कलर। नहीं, कलर नहीं आएगा इसमें, बॉर्डर कलर आएगा। सिंपल कलर होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज करता है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना, बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो एट्रीब्यूट आप क्या यूज करोगे? बॉर्डर कलर। ठीक है। बॉर्डर को कलर देने के लिए। जैसे टेबल, और पूरी टेबल की बॉर्डर को मैं पहले तो बॉर्डर ही ले लेता हूं, बॉर्डर 2 इंच। और बॉर्डर का जो कलर देना है मुझे, तो बॉर्डर कलर नीचे लिख देता हूं। जो भी कलर आपको देना है कि सर मुझे देना है लाइट ग्रीन, येलो, ब्लू, वो कलर का नाम दे दो आप। तो इससे आपकी पूरी टेबल की जो बॉर्डर है उनका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रीन। ठीक है। और काफी बार ऐसे होता है हमारा ध्यान नहीं रहता है और यहाँ पर सिंपल सिर्फ और सिर्फ कलर एट्रीब्यूट होता है। काफी बार आपको देखने को मिलेगा, हम आगे अभी यूज करेंगे कि सर सिंपल यदि मैं यहाँ पर यूज करता कलर एट्रीब्यूट इक्वल टू लाइट ग्रीन, तो ध्यान रखना इसका मतलब हो गया कि आपका जो टेबल है उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका कलर है ये लाइट ग्रीन। ठीक है। बॉर्डर के लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा बॉर्डर कलर। और सिर्फ कलर लिख दिया तो वो टेबल का कलर नहीं है। वो टेबल का कलर नहीं होकर के किसका होता है? कंटेंट का। यानी कि यहाँ लिख लेना, ऐसे साइड में लिख लेना ऐसी चीजों को। कलर एट्रीब्यूट होता है कंटेंट, या हम बोले टेक्स्ट के कलर के लिए। किसके लिए? टेक्स्ट के कलर के लिए। और एक आता है आपका कलर से ही रिलेटेड, वो भी यहीं लिख देता हूं मैं। वीजी कलर, जो आजकल यूज नहीं होता है, अब तो पूरा लिखना पड़ता है। वीजी कलर की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको? पूरा बैकग्राउंड कलर। ओल्ड वर्जन में चलता था बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है तो वैसे ही ठीक है, नहीं तो सेल या टेबल के बैकग्राउंड कलर के लिए। इसको हम पर्टिकुलर सेल पे भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर रो पे भी कर सकते हैं, पूरी टेबल पे भी कर सकते हैं। किसमें? वो हम जब यूज करते हैं स्टाइल के साथ यूज कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी में यूज होता है डैश। नहीं, नहीं होता है इसमें। वो एट्रीब्यूट जैसा होता है, प्रॉपर्टी होती है वो। तो अब हम जैसे बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड बीच में डैश कलर, तब प्रॉपर्टी की वैल्यू दे। सीएसएस में ही होता है वो। तो अब कलर में मत उलझना, साफ साफ लिखा हुआ है बॉर्डर कलर अलग है, बैकग्राउंड कलर अलग है, और सिंपल कलर है वो टेक्स्ट कलर है। क्वेश्चन तो सिंपल, या तो ये तो एट्रीब्यूट का नाम ही पूछ लेता है, या ये पूछ ले बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए कौन सा सिंटेक्स है, यही है बस, और कुछ नहीं है। ऐसे कोई इसमें घुमाने वाले क्वेश्चन इतने आते नहीं है। या तो सीधा ही पूछ लेगा, मुझे मान लीजिए सेल के लिए बोल दिया, अब आपको 3 स्टेटमेंट दिए कि मुझे तो एक किसी सेल का वो बदलना है बैकग्राउंड कलर। अब उसमें देखो, एक तो टेबल के साथ बैकग्राउंड यूज कर लिया, एक रो के साथ यूज कर लिया टीआर के साथ, एक टीडी के साथ कर लिया। अब तीनों में से सही कौन सा होगा? टीडी होगा, क्योंकि पर्टिकुलर सेल का तो टीडी से चेंज हो रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं बस। कैप्शन वो टेबल का नाम देने के लिए होता है, बिल्कुल, बहुत पूरा टैग ही होता है, वो एट्रीब्यूट नहीं होता है। टैग है वो, कैप्शन टैग होता है। जी। कंटेनर में अभी अपने देखो डीआईवी बचा हुआ है, डीआईवी नहीं लिखा। टेबल के कंटेनर में यदि हम देखें तो सिंपल एक टेबल ही है, यदि अकेले टेबल की बात करें तो। अब ऐसे दूसरे नजरिए से देखें तो सारे कंटेनर हैं। देखो डेफिनेशन पर यदि हम जाने, कंटेनर की डेफिनेशन तो ये कहती है कि जहां पर भी ओपन और क्लोज टैग हैं, वो सारे टैग कंटेनर टैग हैं। हाँ, वो ही कंटेनर हो गया। अब इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ये डायरेक्ट यूज नहीं होते, इसलिए हम इनको कंटेनर नहीं बोलते। डायरेक्ट यूज ये होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कंटेनर। अब ये क्यों नहीं होते डायरेक्ट? क्योंकि पहले टेबल बनानी पड़ेगी तब ये इनका यूज होगा। नहीं तो देखो, मैं कहूँ इसको, ये सारी हेडिंग रो को कंटेन कर रहा है, हेडिंग रो में मल्टीपल कंटेंट है, तो मैं कह सकता हूँ हेडर के लिए तो ये एक कंटेनर टैग है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो पार्ट हो गया टेबल का, इसलिए नहीं बोला जाता। क्या हो गया? लिख लिया क्या? बढ़े आगे? एक बार ले लेंगे प्रैक्टिकल और ले लेंगे, ठीक है ना? वॉइस नहीं आ रही है ऑनलाइन, यार चेक करवाना एक बार। कोई सा देखना मोबाइल ऐप में आवाज का कोई इशू आ रहा है क्या? भाई तो बुलाना पड़ेगा उसको। आ रही है? भाई आपका मोबाइल चेक करें, क्या नाम है, भागीरथ। ठीक है, वैसे आ रही है ऐप में चेक। चलिए, और देखें। दो हो गए, बॉर्डर से रिलेटेड और बॉर्डर के कलर से रिलेटेड। नेक्स्ट देखें इसी में, नंबर 3। एक होता है सेल पैडिंग, और एक होता है, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग तो होता है सेल के अंदर स्पेस के लिए, सेल के अंदर स्पेस के लिए।
यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सेल की बॉर्डर है, बॉर्डर और जो कंटेंट है, अंदर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है सेल के अंदर, ठीक है ना, उसके बीच स्पेस के लिए ऐसे बोल सकते हो कि सर ये तो मैंने एक सेल बनाई हुई है, ठीक है ना, इसमें हमने कोई भी कंटेंट लिखा है एक्स वाई जेड, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इनके बीच में जो स्पेस है यहां पर, ये वाला जो स्पेस है चारों तरफ से, तो ये वाला स्पेस देने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? सेल पैडिंग, ठीक है ना। सेल स्पेसिंग बोलता है सेलों के बीच का स्पेस, सेल के बीच का स्पेस, अंदर की बात नहीं हो रही है, दो सेल हैं उनके बीच का स्पेस। जैसे कि सर ये मेरी एक टेबल है, इसमें ये दो सेल है, ठीक है ना, तो अब इन दोनों सेलों के बीच में मैं एक स्पेस ऐड कर दूं, ऐसे दिखाई दे ये, तो ये जो स्पेस है दोनों सेलों के बीच का, ये किसके द्वारा दिया जा रहा है? सेल स्पेसिंग के द्वारा, ठीक है ना। सेल के बीच स्पेसिंग और सेल के अंदर स्पेसिंग, दोनों में डिफरेंस है, तो याद रख लेना। भाई मान लो चार सेल होगी, कि सर ज्यादा सेल होती तो कुछ ऐसे दिखती, देखो दो ऐसे और ये ऐसे सभी सेलों के बीच, तो अब ये मेरा जो स्पेस है इसको मैं बोल रहा हूँ सेल स्पेसिंग, ठीक है ना। ये स्पेसिंग जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? सेल के बीच, प्रत्येक सेल के बीच स्पेस है। देखो आजकल फॉर्मेटिंग तो टोटली सीएसएस में ही चली गई है, ये तो बस अब हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, नहीं तो पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो ज्यादातर फॉर्मेटिंग ये कलर वगैरह की जो हो रही है पूरी सीएसएस से ही हो रही है। अब भाई देखो क्या होता है, हमें तो एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं जब डिजाइनिंग करने बैठूंगा तो मैं एचटीएमएल में डिजाइनिंग करूंगा ही नहीं, मैं अलग से सीएसएस की फाइल यूज करूंगा और उसी से मेरे पूरी डिजाइनिंग का पार्ट करूंगा, ठीक है। फॉर्मेटिंग टोटल ही आज के टाइम में सीएसएस पे होती है, इजी भी है, अलग सेपरेशन हो जाता है कि भाई मैं सेपरेट एक फाइल पे काम करूंगा, बिल्कुल। कल को मुझे बाद में कोई डिजाइनिंग में चेंज करना हो तो भी मेरे लिए बहुत ईजी है। एचटीएमएल में मुझे अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, वहाँ में सेपरेट मुझे पता है मेरे को डिजाइन बदलनी है तो मैं सीएसएस वाली फाइल ओपन करूंगा, फीचर चेंज करने तो मैं जेएस की फाइल चेंज कर पे जाऊंगा, तो ये होता है सेपरेट फाइल बनाने का। तो जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो कोई भी आप किसी को भी पूछोगे तो वो हमेशा देखना एक्सटर्नल फाइल बना के चलते हैं, कभी भी, बहुत ही रेयर में होता है, या जब जहाँ जरूरी होगा वहीं वो इंटरनल कोई भी डिजाइनिंग पार्ट यूज करेंगे। हम्म, नहीं कोई नहीं करेगा। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ये समझो ये पूरा इंटरनल पढ़ रहे हैं अभी। लिख लिया? ऐसे ही और देखें क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक आप इसी में हाइट और विड्थ यूज कर सकते हो, एक साथ लिख दूं क्या? टेबल की हाइट में चेंज करना है और विड्थ में चेंज करना है। हाँ एक बात याद जरूर रखना, यहाँ पर टेबल की हाइट और विड्थ के लिए जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज, वैल्यू को परसेंटेज या फिर पिक्सल में लिखा जाता है, किसमें? पिक्सल में लिखा जाता है,
क्योंकि वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले लेता है। मान लो मैंने 100% दे दी वैल्यू, तो 100% का मतलब हो गया आपकी टेबल पूरी स्क्रीन पर दिखाई देगी। 50% दी वैल्यू, तो इसका मतलब आपकी जो टेबल है वो स्क्रीन के आधे हिस्से में दिखाई देगी। ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, देखो टेबल, और यहां पर दी है विड्थ इक्वल टू 50%। क्या दी? 50%। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो टेबल है वो आपकी जो स्क्रीन ओपन होगी उसके आधे हिस्से में आपको टेबल दिखेगी। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन है कंप्यूटर की, तो इसके 50% हिस्से में इधर मुझे क्या दिखाई देगी? टेबल दिखाई देगी। ये होता है। तो इसलिए वैल्यू को हमेशा मोस्टली लोग या तो परसेंटेज में यूज करते हैं, और पर्टिकुलर हमारे को साइज पता होती है तो फिर हम पिक्सल में यूज करेंगे। क्यों? क्या? पीएक्स मतलब पिक्सल। पिक्सल। अब की सर बाय डिफॉल्ट ये इधर ही इसी कोने में क्यों? मुझे तो राइट कोने में दिखानी है। ये तो किधर दिखाई दे रही है? लेफ्ट में। तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी अलाइनमेंट बदलने की। किसकी होगी? अलाइनमेंट चेंज करने की। ठीक है ना। तो अलाइनमेंट के लिए फिर एट्रीब्यूट भी क्या होगा? अलाइन। नाम क्या हो जाएगा? अलाइन। यही लिख देता हूँ। क्या? एक साथ लाइव आ जाते हैं? वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। वो अलग सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा आपको, जैसे आपका जूम वगैरह ही होते हैं वो अलग अलग। ठीक है, शेयरिंग का पार्ट है। लाइव फीचर अलग चीज है। हाँ जी। अलाइन। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? अलाइन। टेबल का अलाइनमेंट चेंज करने के लिए। वो सेलेक्टर है। हर चीज अलग है, सारी चीज HTML में नहीं होती है ना। आप सोचो लाइव क्लास ही मैं HTML में लेने लग जाऊं तो ये इम्पॉसिबल है। HTML ऐसा कोई फीचर नहीं देता है। बस इतना होता है। तो सारी चीजों को दिमाग में बिल्कुल भी मिक्स करके नहीं चलें। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग एकमात्र HTML नहीं है, दुनिया भर की लैंग्वेजेज हैं और दुनिया भर के फीचर हैं। ठीक है ना। लिख लिया? हाँ जी। अब एक चीज यहाँ पर, एक अलाइनमेंट का स्टेटमेंट पूछा जाता है, एक दो एग्जामों में पूछा हुआ है, ध्यान देना। टेबल से जुड़ा हुआ। यदि मैं अलाइन एट्रीब्यूट का यूज, एक तो मैं कर रहा हूं टेबल टैग के साथ। किसके साथ? टेबल टैग के साथ। ये स्टेटमेंटों पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड खासकर ऐसे सही गलत वाले क्वेश्चन पूछते हैं, और ज्यादातर बच्चे जो फंसते हैं ना वो सही और गलत वालों में ही फंसते हैं। होता है कि नहीं होता? तो अब यहाँ पर देखो, मैंने दो तरीके से पूछ लिया है इसी अलाइनमेंट को, टैग को। ध्यान देना। एक तो मैंने दे दिया टेबल के साथ। किसके साथ? टेबल के साथ अलाइन, और इसमें वैल्यू दे दी मान लीजिए सेंटर। ठीक है। और एक इसी को मैंने दे दिया, और दूसरा साइड TD अलाइन, और यहां पर दे दिया राइट। वैल्यू क्या दे दी? राइट। अब इन दोनों में से मुझे बताओ टेबल का अलाइनमेंट कौन से बदलेगा?
फर्स्ट से। तो क्या सेकंड वाला सही है या गलत है? कॉलम का नहीं करेगा, कंटेंट का। कॉलम का कभी अलाइनमेंट चेंज नहीं होता, उसके कंटेंट का होगा। दोनों सही है, ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इससे तो पूरी टेबल का अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। यानी कि सर ये पूरी की पूरी टेबल यहां से उठ करके लेफ्ट साइड से और कहाँ आ गई? सेंटर में। यानी जब मैं इसको टेबल के साथ यूज कर रहा हूं तो पूरी टेबल का अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है ना, स्क्रीन पर टेबल ही चेंज हो रही है। लेकिन जब मैं इसका यूज किसी टी डी टी एच या टी आर के साथ कर रहा हूं, ठीक है ना, टी डी भी हो सकता है, टी एच भी हो सकता है और टी आर, तो उससे टेबल का अलाइनमेंट चेंज नहीं होता। उससे टेबल में उसी जैसे ये सेल का जो कंटेंट होगा, टीडी है तो मतलब कोई पर्टिकुलर सेल है, तो उस सेल के कंटेंट का अलाइनमेंट होगा। मतलब ये मेरा सेल है, अब इसमें बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में था कंटेंट, अब मैंने अलाइनमेंट क्या कर दिया, तो ये कंटेंट राइट हो गया आपका। क्लियर बात? मतलब टी डी, टी आर और टी एच, तीनों में जब मैं इसका यूज करूंगा तो टेबल के अलाइनमेंट पे कोई फर्क न पड़ करके किसका अलाइनमेंट बदलता है? कंटेंट का, टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज होता है। तो एक लाइन में साइड में लिख लेना। चलो आगे ही कर देता हूं, ये लिख लो एक बार फिर आगे करता हूं। और ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें होती हैं, कभी कभी यही हमें फंसा भी देती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टफ बात है, लेकिन कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम एक ही चीज को फोकस कर जाते हैं। लिख लिया? यहां लिख लेना, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज, अलाइन एट्रीब्यूट का यूज टीडी, टीएच या टीआर टैग के साथ करने पर टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज होता है। तीन एट्रीब्यूट ही हैं ये हमारे काम के। एक एग्जांपल थोड़ा बड़ा सा बना ही देते हैं, चलो। एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं जिसकी जो बॉर्डर है वो 1 इंच है, इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट है, इसमें जो सेल पेडिंग है वो 2 है। इतना ही ले लेते हैं अभी के लिए। टीएच सीरियल नंबर, टीएच नेम, सॉरी मैं टीआर लिखना भूल गया, टीआर और है इसके पहले, ठीक है। कल इस टाइप की हमने एक टेबल ली थी, रिजल्ट टीएच और ये टीआर को कर दिया क्लोज। चलो टीआर कलर रेड, और
TD 1, TD align, विनोद और TD पास TD। ये TR क्लोज और हाँ जी, एक बार नजर डालें। एक छोटी सी टेबल बनाई है, ज्यादा बड़ी नहीं है। पहले तो इसमें आप लोग जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं वो बताएंगे, जो जीरो से सीख रहे हैं। रो कितनी है, कितनी है? कॉलम कितने हैं? 4, 3। भाई सिंपल सा, मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, रो कितनी है। और तो रो तो हम किससे पता करेंगे? TR से, ठीक है ना। ये तो मुझे बता रही है क्या कि कितनी रो है। कॉलम किससे पता चलेगा? सेल की वैल्यू से। तो कॉलम कितने हैं? 3। क्योंकि ऐसे नहीं सोच लें कभी कि अलग से सर फिर कॉलम इंसर्ट करने का भी ऐसा कोई टैग है, तो ऐसा कोई टैग नहीं होता। जैसे TR टेबल की रो के लिए है, तो दिमाग में आता है ना सर कॉलम का भी तो कोई होना चाहिए, तो ऐसा कॉलम का अलग से कोई नहीं है। ये भी ध्यान रख लेना कि कॉलम इंसर्ट करने का ऐसा कोई टैग अलग से होता है क्या? तो नहीं होता है। तो ऐसे जो पहले तो टेबल की शेप देखो कि सर मेरे पास 2 तो रो है और 3 क्या है? कॉलम। फिक्स हो गया। इसके बाद हेडिंग में क्या है? सीरियल नंबर, नेम और रिजल्ट। हाँ जी। इस टेबल का अब देखें, बॉर्डर की जो साइज है, ये वाली जो बॉर्डर है वो कितनी है? 1 इंच। स्क्रीन पर ये हमें कहां दिखाई देगी? राइट साइड में। कहां दिखाई देगी? राइट साइड में। दूसरा, ये जो स्पेसिंग है कंटेंट के और बॉर्डर के बीच का, ये जो स्पेस है ये कितना है? 2। सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग यूज नहीं किया हमने, सेल पेडिंग यूज किया। तो ये वाला स्पेस कितना है? और ये सभी सेलों में होगा। ये इस टेबल की सभी सेलों पर लागू होगा, क्योंकि हमने टेबल टैग के साथ यूज किया है, इसलिए सभी सेलों में। ये क्लियर है? दूसरा आ जाइए, पहली रो में हमने कोई फॉर्मेटिंग नहीं दी, कोई अतिरिक्त फॉर्मेटिंग इसमें हमने नहीं की पहली वाली रो में। लेकिन जब हम सेकंड रो पे आते हैं, तो सेकंड रो में हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया, कौन सा? कलर। कलर क्या हो गया? यानी कि जो सेकंड रो है, ये वाली रो, इसमें पूरे कंटेंट का जो कलर होगा वो क्या होगा? रेड होगा। कंटेंट का, किसका? कंटेंट का। ये जरूर ध्यान रख लेना है। तो यानी कि यहां पर जो हमने वैल्यू दी है, ये 1, नाम दिया है हमने विनोद, और रिजल्ट में क्या दिया है? पास। इस क्या? हाँ, अभी उसको भी बता रहा हूं, एक एक स्टेप पढ़ रहा हूं मैं। यानी पहले हम अभी पहुंचे यहां तक, तो कलर क्या हो गया पूरी रो का? रेड। पहला कंटेंट क्या है? 1, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, 1 एज इट इज आ गया जहां भी पहले से था बाय डिफॉल्ट में। लेकिन दूसरा जो कंटेंट है, अलाइन चेंज, और सॉरी, हाँ ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ वैल्यू अलाइनमेंट की वैल्यू गलत दी हुई है। थैंक यू याद दिलाने के लिए, क्योंकि वो वैल्यू यहाँ थी, यहाँ पर तो अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट की वैल्यू कभी भी कोई नाम नहीं होगा। अलाइनमेंट की वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट, राइट, सेंटर। यहां पर मैंने इसको कर दिया क्या? सेंटर। क्या कर दिया? सेंटर। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी हो, सारा लेफ्ट होता है, टेबल भी लेफ्ट, कंटेंट भी लेफ्ट, सब कुछ लेफ्ट है, ठीक है ना। तो ये जो विनोद वाला है, ये वाली जो वैल्यू है, ये कहां रहेगी अब? सेंटर अलाइन। क्या रहेगी ये? सेंटर अलाइन। पास है तो वो वापस अपने डिफॉल्ट अलाइनमेंट में। क्लियर है? तो ऐसे कुछ अलग अलग फॉर्मेटिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको ऐसे एक कोड बना के दे दूंगा छोटा सा एग्जाम में, और उसी में से कोई एक सिंगल क्वेश्चन या स्टेटमेंट पूछ लूंगा। क्लियर है? कौन सा सही है, कौन सा गलत है?
कौन सा? नहीं, ओवरफ्लो इसमें नहीं होता। नहीं, वो मैप के लिए होते हैं, एरिया में कोऑर्डिनेशंस वगैरह। क्या? स्पेस रिमूव करना हो तो वो हटा दो, सेल पेडिंग हटा दो। सेल स्पेसिंग तो सेल के बीच के स्पेस होता है, उसे मत लगाओ, अभी स्पेस है नहीं। अभी हम, आप अभी शायद लेट आए हो, हमने दो अलग से दो एट्रीब्यूट लिखे हैं। एक तो लिखा है सेल पेडिंग, ये तो ये वाला स्पेस है, बॉर्डर और कंटेंट। एक हमने लिखा था सेल स्पेसिंग। जब मैं इसका यूज ही नहीं करूंगा तो सेल्स के बीच स्पेस आएगा ही नहीं। और जब मैं इसका यूज कर लूंगा कि सर ये सेल स्पेसिंग की वैल्यू दे दी, मान लो ये लो, इसकी भी मैंने 2, तो इसका मतलब हो गया प्रत्येक सेल के बीच अब स्पेस आ गया। इसको हटाना है तो हटा दो, यूज मत करो, स्पेस आएगा ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट तो वो तो रहता ही है, अलाइनमेंट 0 ही रहता है, वो बॉर्डर के टच भी रहता है। ऐसे नहीं होता है, वो वर्ड में होता है 0.08 करके कुछ होता है, जो वो वर्ड में होता है, यहाँ नहीं होता वो। ठीक है, वो वर्ड की वैल्यू है 0.0.8, वो भी शायद सिर्फ लेफ्ट और टॉप में ही होता है, राइट और बॉटम में वहां भी नहीं होता है। 0.5 नहीं होता, वो मार्जिन है 0.5, नैरो मार्जिन, चेक कर लेना। बाय डिफॉल्ट टेबल में कहीं पर भी चारों तरफ वैल्यू नहीं होती है, कहीं पे भी। अरे, सॉरी सॉरी। लिख लिया? अरे आना तो बोला करो, बातों में लग जाते हो। हाँ, चलिए आगे। दो एट्रीब्यूट और हैं जो इनके अतिरिक्त हैं, जो आपको काम में आएंगे और पूछे भी जाते हैं। एक तो होता है रो को मर्ज करना हो, रो में सेलों को। एक होता है कॉलम में सेलों को मर्ज करना हो। ठीक है, कि जैसे कि सर मुझे तो इन दोनों सेलों को सिंगल सेल में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका कॉलम मर्ज करना। क्या कहलाएगा ये? कॉलम को मर्ज करना। और ये मैंने बोल दिया कि इन दो को करना है, तो ये कहलाएगा क्या? रो को मर्ज करना। यानी दो और एट्रीब्यूट हैं, एक तो रो को मर्ज करने के लिए और एक कॉलम को मर्ज करने के लिए। तो ये और लिखें। कितने नंबर पर थे? 6। चलो 7। आवाज नहीं, ऐसे लगता ही नहीं है कि आप एक टेक्निकल बैच में बैठे हो और पढ़ा रहे हो। टेक्निकल बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा तो ध्यान देते हैं, और तुम अपनी मस्ती मस्त चल रहे हो। ठीक है सर, पढ़ा लो जो पढ़ाना है। 2 4 5 बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, और बाकी के अपनी पंचायत में। अभी कोई वोटिंग नहीं, ये फालतू की बातें कर रहे हैं, तो क्यों बर्बाद कर रहे हो टाइम को? हाँ जी। एक तो है आपका कॉल स्पेन, और एक है आपका रो स्पेन। सिंपल सिंपल है। कॉलम को मर्ज करने के लिए, और एक होता है रो स्पेन, रो को मर्ज करने के लिए।
कैसे यूज होंगे तो एग्जाम्पल से ही समझेंगे। सॉरी, यहाँ नहीं करेंगे। इसमें भी वैल्यू दे दूं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहीं पूछ लिया जाए, इसी टेबल में बता दो। आगे की बात अभी और करेंगे, पहले तो इतनी मान लो आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन आ गया कि जो दिया गया सिंटेक्स है इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बताओ, कितने कॉलम है। गलत। यही देखो फंस रहे हैं ना, जिनका आंसर 4 है वो सही है, वो तो आ जाएगा। हाँ लेकिन अभी भी हम यदि हम देखें तो अभी हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि शुरू के 3 कॉलमों को तो मर्ज किया गया है, शुरू के 3 कॉलम तो मर्ज हो गए, और चौथे कॉलम में फिर रिजल्ट है। 3 कॉलमों को मर्ज करके और उसमें वैल्यू क्या दी गई है, स्टूडेंट नेम, इससे पता चल रहा है 3 कॉलम। क्यों होगा, आप आपके एक्सेल सीट में एक बार जाओ और कि सर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी और ये मेरा डी। अब मैं कहता हूं मैं ए बी सी तीनों में तो नाम लिख रहा हूं यहां पर स्टूडेंट नेम, और यहां पर लिख रहा हूं मैं रिजल्ट। कॉलम कितने, 4 ही होंगे भाई, मर्ज किया है। ये फीचर तो कह रहा मैंने मर्ज किया, मर्ज फीचर यूज किया, कॉलम है तभी तो मर्ज हुए। ठीक है। हाँ तो ऐसे ही फंसते हैं। अब देखो वैल्यू कैसे आएंगे इसमें, वो भी देख लो एक बार। ये हटा रहा हूं अभी। दूसरी रो टी डी, इसमें मैंने लिया एक तो फर्स्ट नेम, टी डी मिडिल नेम, टी डी लास्ट नेम, और टी डी फेल। ये टी आर क्लोज, टेबल भी क्लोज कर दो यहीं पे, लो टेबल क्लोज। अब देख लो, अब जो टेबल बनेगी वो ऐसी बनेगी आपकी। इसी का यदि हम रिजल्ट देखें तो 2 रो है, पहले जो सेल है इसमें नाम क्या आ रहा है आपका, स्टूडेंट नेम और रिजल्ट, ऐसे दिखाई देगी। दूसरा यहां पर पहला नाम फर्स्ट नेम, मैं सिर्फ फर्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मिडिल, यहाँ पर
लास्ट और इसके बाद यहां पर फेल ऐसे दिखाई देगा। जो भी वैल्यू है वो ऐसे दिखाई देंगे। क्लियर है बात? तो ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में अच्छे बच्चे फंसते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी ज्यादातर फेल हुए थे एक जवाब देने में। फेल का एहसास साथ के साथ होते रहते हैं तो ही हम कोशिश करते हैं। यदि हम फेल नहीं होना सीखेंगे तो पास कभी होंगे ही नहीं। ठीक है। हाँ जी। पहले बताएं, अभी तक जो टेबल है ये पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी है सिंपल है, थोड़ा सा टैगों का और एट्रीब्यूट का ध्यान रखना, बाकी और कुछ भी नहीं है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है। हाँ, इसको मैं प्रैक्टिकल ले दूंगा। एक बार लास्ट में प्रैक्टिकल कर लेंगे। कुछ के मन में ये रहता है कि सर बस यहीं लिखा देते हैं। अब यहाँ क्या है, लिखने में थोड़ा हाथ तेज चल जाता है, टॉपिक जल्दी कवर हो जाता है, और जैसे ही नोट पैड पे आ जाते हैं स्पीड डाउन हो जाती है। फिर लगता है कि फालतू सिलेबस लंबा, और ये टॉपिक ऐसे नहीं है जिनमें बहुत फालतू, मैं नहीं चाहता कभी भी बच्चों का बहुत ज़्यादा समय लिया जाए। इजी टॉपिक है, दो चार क्वेश्चन टपकते हैं और बहुत ही आसान होते हैं वो भी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पजल वाले, मैं डराने वाला काम वैसे नहीं करूंगा कि डरने वाली ज़रूरत होती है। आसान से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के तो। बुकलेट के दे दो क्वेश्चन मुझे। वैसे तो वो प्रीवियस ईयर वाले और उनके तो लास्ट में कराते ही है। और भी कोई डाउट्स हो तो वो पूछ लेना, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? बड़े, ये लो टेबल बना लो एक, प्रैक्टिकल पे आ जाओ छोटा सा। तो जिनके मन का ये भी डाउट था वो भी दूर हो जाएगा। अरे बिल्कुल करेंगे भाई, जरूर बड़ा करेंगे ना। ठीक है। हाँ जी।
टेबल बॉर्डर भी दे दें, अलाइन भी कर दें। क्या? अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा करें? अरे अरे बहुत है, एक कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैल्यू आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे आजा यार। सेंटर। और क्या किया जाए? सेल पैडिंग। कहाँ? हाँ, बॉर्डर कलर भी दे देंगे, चलो ठीक है। एक सेल स्पेसिंग भी ले लो। बहुत है इतना, बाकी और जरूरत पड़ेगी तो और देख लेंगे, नहीं फिर बहुत लंबा होता जाएगा। TR TH। आवाज नहीं, थोड़ा ध्यान दे लो, मेरा ध्यान इधर है तो इधर कहीं गलती हो जाती है तो उसको देख लेना, बता देना कि सर यहाँ ये मिस्टेक हो गया कुछ। ऐसे तो कोशिश करते हैं कि नहीं हो, लेकिन हो जाती है। हाँ जी, एक बार नजर डाल लें। यहाँ से आपकी टेबल यहीं से शुरू हो रही है और यहाँ खत्म। जो टेबल हमने लिखी है, बॉर्डर दी है 3 इंच की, अलाइनमेंट रखा है सेंटर, सेल पैडिंग यानी सेल के अंदर की स्पेसिंग 2 रखी है और प्रत्येक सेल के बीच की स्पेसिंग 1 रखी है। पहली रो है जिसमें हेडर डाली है सीरियल नंबर, नेम और रिजल्ट। दूसरी रो जिसमें 1 विनोद और पास, सिंपल रखे। और फॉर्मेटिंग अभी अंदर यहाँ पे भी हम कर लेंगे। सेव कर लेते हैं। देख लो कहीं कोई स्लैश स्लैश छूटा करा तो नहीं है, वो चेक कर लेना बस, नहीं रहे ध्यान तो। हाँ जी, जूम कर दें? ये लो साहब, जूम कर देंगे। अब ठीक है क्या? ये सेल स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग आ रही है साइडों में, ये सेल पैडिंग है।
ये जो बॉर्डर दी है बाहर वाली, ये 3 इंच है इसलिए मोटी है। किसी ने बोला था ना सर थोड़ी ज्यादा दे दो, इसलिए हाँ ज्यादा। ठीक है ना, कम करोगे तो ये पतली हो जाएगी। आप इधर से कि सर हटानी हो तो ऐसे ही था ना कि सर मुझे तो स्पेसिंग हटानी है। अब वो आपके ऊपर है, आप कौन सी स्पेसिंग हटाना चाहते हो। कि सर मैं तो ये प्रत्येक सेल के बीच की एक स्पेसिंग हटाना चाहता हूँ, तो ये हटा दी। देखो जो प्रत्येक सेल के बीच की स्पेसिंग थी वो हट गई। ये बॉर्डर ज्यादा बड़ी थी, इसको मैंने बॉर्डर को छोटी कर दिया। ठीक है ना, और फाइल सेव, वापस इसको रिफ्रेश कर दो। ये दो, क्या हुआ, सेल स्पेसिंग किसको नहीं हटा, सेल स्पेडिंग है ये भी ज्यादा कर रखी है क्या। दोबारा सेव करो। अब लो कोई स्पेसिंग नहीं आएगी, अब सिर्फ बॉर्डर दिखेगी। नहीं वो बाई डिफॉल्ट ये वाली स्पेसिंग तो वैसे इसमें तो रहती है ये। ठीक है, नहीं ये आती है, फिर बॉर्डर ही हटा दो जब शो ही नहीं करती है वो। ये तो HTML की वैसी जो टेबल रहती है HTML फॉर्मेटिंग में, ये तो इतनी रहती है। ठीक है, ये तो डिफॉल्ट रहती है। हाँ, नहीं ऐसे कोई भी टाइट मेजरमेंट नहीं है यहाँ पर। आप देखो बॉर्डर हटा दोगे जब जाके ये कुछ भी शो नहीं करती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर है वो तब दिखेगी। ये लो, अब सिर्फ अलाइनमेंट रह गया, एक एक चीज हटाते चलो, जो जो चीज है ऐसे होती है। तो वो बाय डिफॉल्ट रहती है उतनी स्पेसिंग। ठीक है ना, जैसे ही आप बॉर्डर लगाओगे तुरंत वो स्पेसिंग आ जाएगी। कहीं भी लगा दो, ये लो यहाँ लगा दो। अब आप देखो बॉर्डर कलर बोल रहे थे, अब बॉर्डर कलर देना है तो पहले बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लो बॉर्डर, और ये बॉर्डर कलर। हाँ अब ये भी है कि बॉर्डर कलर अब आज की डेट में काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि अब ये पूरा CSS में गया है। तो इसको बोलने को तो ये है कि HTML5 से तो इसको हटा ही दिया है, तो बस हम चेक भी कर सकते हैं। क्योंकि आप चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी ऐसे टैग हैं, एट्रीब्यूट है जिनको HTML5 में अब एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है, और जिनको हम पहले से, जैसे बीजी कलर है आप यहाँ लगाओगे काम नहीं नहीं करेगा। बैकग्राउंड कलर करेगा, बीजी कलर काम नहीं करेगा, जबकि बीजी कलर होता है, ये नहीं है कि नहीं होता है, तो ऐसे भी होता है। हाँ जी, यहाँ पर हमने ले लिया रेड कलर। नहीं वो इसलिए बताना जरूरी है कि काफी बार ऐसे होता है कि बहुत सारे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है वो उस वर्जन से हटा दिए गए, वर्जन का भी फर्क पड़ता है यहाँ पर। और ये आपका भी क्वेश्चन देख लो, वो बीच में जो डैश है वो CSS में लगता है, यहाँ नहीं लगता है। यही हम जब बैकग्राउंड, सॉरी ये जो कलर यूज किया है हमने, बॉर्डर कलर बैकग्राउंड कलर जो यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना। हम CSS में जो लिखते हैं, जैसे काफियों के दिमाग में जो पहले पढ़े हुए होते हैं ना उनके, तो यहाँ पर जब भी दो शब्द आएंगे ये तो डैश आता है, और जब वैल्यू आती है वो इक्वल टू में नहीं आती है। इक्वल टू सिर्फ स्टार्ट कॉलन आता है, यहाँ पर क्या आता है, कॉलन। ये CSS में यूज होते हैं ऐसे। अब यहाँ यूज करेंगे तो ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है उनके लिए जो अभी बोल रहे, बीच में एक दो ने बोला था। तो अब यहाँ पर ये कलर अब काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टाइल के अंदर आता ही है तो ये काम कर जाता। यदि इसको मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, स्टाइल टैग एट्रीब्यूट यूज करूंगा और फिर इक्वल टू, तब ये काम करेगा। ठीक है ना, ऐसे होता है वो, तो अलग अलग चीज होती है और हर चीज को मिक्स नहीं करें। ये देखो अब ये काम ऐसे तो नहीं करेगा लो, तो रट के नहीं जाएं बिल्कुल, हर चीज को थोड़ा सा ध्यान दे के जाएं, कब हम CSS बोल रहे हैं और कब हम HTML। अभी हमने CSS को मैंने इसीलिए छेड़ा ही नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। क्या, वो तो कोई बात नहीं, रह गया था तो। नहीं ये तो मैंने बताया है कि अब ये काम नहीं करेगा, यही बताया है, और अब करेगा, अब करेगा। ठीक है, ये देखो ऐसे ही आप चाहो तो, जैसे कि सर मैं इसी सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं, सेल मतलब इस रो का, इसका उसका कर दो कोई बात नहीं। ये लो
इस पूरी रो का ही, हेडर रो का ही कलर कुछ और करना चाहता हूं। तो अब देखो, यदि मैं यहाँ पर, अब एक बार तो मैं पहले वो क्लियर कर लेता हूँ, बीजी कलर और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, दोनों बोले। अब मैं कहता हूं कि सर देखो, बीजी कलर यूज किया मैंने, क्या यूज किया, बीजी कलर इक्वल टू, और यहां पर दे दिया ग्रीन, क्या दिया, ग्रीन। हर चीज को यदि आप ऐसे प्रैक्टिकली देखते हुए चलेंगे तो आपको इतनी समस्याएं नहीं आएंगी। अब बताओ होगा या नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यदि हमने वैसे 5 का वो नहीं किया है तो कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने ऊपर कोई वर्जन मेंशन नहीं किया। यदि डिक्लेरेशन कर लेते तो शायद मुझे लगता है नहीं करता है HTML5 में, ठीक है ना। तो एक बार इनको आप देखते चले। हाँ, सबके अलग अलग है, वो हर एडिटर का काम है, वो नहीं करेगा। और ज्यादातर जो डेवलपर होते हैं वो आज के टाइम में मुझे लगता है जो फ्री वर्जन में यूज करते हैं तो वो BSC यूज करते हैं सबसे ज्यादा। इजी भी है और अच्छा है, सारी फाइलें कंपेयर करने का भी मौका देता है। कर लोगे, आसान। एक मर्ज करना रह गया, बोलो। हाँ, CSS में कर लो। इसी को आप यदि CSS में करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो इसमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करो। सॉरी, यहाँ ले देता हूँ लो, स्टाइल इक्वल टू, यहां से ये हटा दो, सॉरी, कॉलन हो गया, और यहां सेमी कॉलन, नहीं इन्वर्टेड कॉमा आएगा ना, ये लो। लेकिन हाँ, बीजी कलर यहाँ काम नहीं करेगा, अब यहाँ हमें बैकग्राउंड कलर ही लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। ये हमारा CSS है, ले लो, कर रहा है। वही चीज है, चेंज कुछ नहीं हुई है, बस तरीका बदल गया लिखने का। ग्रीन सेम लगे तो आप बदल के कर लेना, कोई दूसरा कलर ले लो, जैसे ये नहीं रहे हाँ सर ये तो कुछ बदला ही नहीं है। लाइट ग्रीन कर दूं, ऑलिव ग्रीन कर लो, कोई बात नहीं, अब मैंने लाइट लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जो कलर का नाम लिखोगे वो आ जाएगा। ये लो, ठीक है, आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये हम अभी पढ़ेंगे, ये लिखने का तरीका भी हम पढ़ेंगे, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। जैसे ही CSS में आ जाएगा, वो ज्यादा नहीं है, फिर अपने आप आ जाएगा, आसान है। एक चीज और कर लो, क्या पढ़ा था अभी, मर्ज करने वाला, वो भी यहां पर समझ लो। चलो यहीं पर मर्ज कर दें, कॉल स्पैन, इक्वल टू 2 ही कर देते हैं, इसको मैं ऐसे दे देता हूं, स्टूडेंट नेम। इससे क्या हो रहा है, 2 कॉलम मर्ज हो रहे हैं, और उनमें मर्ज होके क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, ऐसे देखेगा, देखो। वैल्यू अपने आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे वो बाद में, ये देखो, हो गया मर्ज। एक, दो, ये वाले कॉलम दोनों मर्ज हो गए। यहां भी हमने कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। आप देना चाहें तो इसमें ऐसे कर लो, देखो, इस वैल्यू को तो मैं कर देता हूं क्योंकि स्टूडेंट नेम में आ जाएगी ये तो। चलो इसको तो एज इट इज रहने दो, यहाँ एक एंटर ही मार दो, TD, कोई भी नाम दे दो, लो राकेश, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब स्टूडेंट नेम के नीचे 2 नाम आ गए, विनोद और राके। अरे ठीक है यार, अब राकेश का S छूट गया, अपने को तो समझना है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, स्पेलिंग तो छूट जाती है। क्या, समझा नहीं, हटा ही दूं इसको, फिर तो आपको ये दिखेगा, उसके हिसाब से आपको ऐसा लगेगा 3 ही कॉलम। 1 मिनट, मैं पूरी रो ही हटा रहा हूँ नीचे वाली, ठीक है। रुको, अरे आजा भाई,
ये लो, ये वाला आपने गायब करवा दिया है ना। टीडी हटाना था। तो यार ये तो सही हटा नहीं। कौन सा वाला, ये वाला टीडी हटा दूं? चलो एक बार के लिए हटा दिया। तो ये तो पहले ही हटा हुआ था, एक दो ऐड ही तो किया है। टी आर, पूछना क्या चाह रहे हो ये बता दो ना, आप तो सीधे सीधे। अभी लो, हाँ अभी वो भी करेंगे। अभी वो ही कोशिश कर रहा था लेकिन वो सही सीक्वेंस नहीं बैठा शायद। टी आर, अब क्या देखना चाह रहे हो? कॉलम तो 4 ही है, ऊपर वाले में कम करूं? मैं अभी भी नहीं समझा आप क्या पूछना चाह रहे हो। ये अच्छा टैग, ये लो टी आर, तो वही लिए ही 3 है तो यही तो दिखा रहा है, क्यों नहीं? अरे तो वो 4 कॉलम का मतलब है 4 तो यहाँ से स्टार्ट हुए, वो तो एक खाली छोड़ी है आपने। मैंने तो ऊपर के अकॉर्डिंग ही तो पूछा था, यहाँ 4 है ऊपर वाले में, इसमें इसमें देखो ये। अब ये दिखा ये 3 रहा है लेकिन 2 को हमने मर्ज करा है इसलिए 4 है वो। नहीं नहीं, तो हाँ वो तो थे ही 4 ही, मैंने बोला भाई मर्ज कर दिए तो ऐसा नहीं है कि आप इनके अकॉर्डिंग गिनोगे कि ये सर 1 ये 2 ये 3। ये मर्ज हुआ है, ये बड़ा नहीं है, ये मर्ज हुआ है। इसी को बोलते हैं ये 2 कॉलम मिला के एक बना दिया है। आप जो कह रहे हो कि सर नहीं ये 3 ही है और यहाँ भी 3 है ना, ये स्पेस जो छूटा है इसलिए कि आपने यहाँ पर कोई सेल में अभी वैल्यू है ही नहीं। ऐड करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक नया कॉलम आ जाएगा, वो इसी के नीचे यही आएगा। तो कॉलम मर्ज करने का मतलब ही यही होता है। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते कि यदि मैं इसको पूछूं कि इस टेबल में कितने कॉलम है, तो आप 3 नहीं बोलोगे। 3 बोलते ही आप गलत हो गए। कौन सा? सेल कलर नहीं, सेल स्पेसिंग को कलर नहीं कर सकते। हर चीज का कलर नहीं होता। रिजल्ट वाले को मतलब कॉलम की जगह रो को मर्ज कर दें। ये लो, किधर गया? यहां पर इसको मर्ज कर दो लो। आप आराम से सीखें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो रो स्पेन, ठीक है। उसमें कॉलम में स्पेन का क्या मतलब हुआ? वो तो बात बराबर होगी, एक और बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर 5 हो जाएंगे, 2 का खाली छूटेगा नीचे। नीचे 2 की देखने से कुछ नहीं होता, वो 2 का नीचे स्पेस दिखा रहा है ना, अभी 1 का दिखा रहा है, अब 2 का दिखा देगा। अंतर इतना सा है, उसे देखने से क्या हो जाएगा? टेबल थोड़ी ना बदल जाएगी। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है यार। इससे क्या होगा बताओ? ये लो, अभी 1 का स्पेस दिख रहा है ना, अब ये रिजल्ट 2 कॉलम में गया तो यहाँ 2 का स्पेस आ जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ये लो, अरे आए वो, भाई जूम ज्यादा है नहीं तो वो 2 का है ये स्पेस, आगे आप ऐड करोगे 2 का जाएगा। वो जगह ही इतनी है, नहीं ऐड कर दो, नहीं सेव किया था शायद। वो तो दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है, सब दिखेगा। अब लो देखो, मैं और ऐड कर देता हूं, यहां पर ही रिजल्ट कंटेंट बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है, ऑफ BSI। तुम अभी भी वैसे टेक्निकल ना सोचें, इसमें सिंपल सी कहानी सोचें कि जो हमने कमांड दी है वो कह रहा है कि 2 कॉलमों को मिलाने की कमांड दी है। अब यहां पर देखो 2 कॉलम तो इसमें है, 2 कॉलम
इसमें 4 और एक कॉलम इसमें 5। अब यदि मैं ऐसे करूं, देखो तुम जो बोल रहे हैं, तो बाहर टेबल कैसे जाती है, एक बार के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, तुम्हारा भी मैं डाउट एक बार दूर कर दो। तुम वैसे गलत तरीके से सोच रहे हो, तो ये गलत चीज है। अब यहां पर आओ, टीडी कुछ भी देते चलो, यहां वैल्यू हेलो टीडी, ठीक है। और एक और दे देता हूं, टीडी अरे यार, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब कॉलम कितने हैं, 5, और ऊपर के अकॉर्डिंग कितने हैं, 4। अब देखो, हाँ जी, अब ऊपर स्पेस रह गया, ठीक है। अब यदि मैं इसको वापस वहां यहां पर कॉल स्पेन लगा दूंगा, तो ये इस स्पेस को फिल यही कर देगी सेल, अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब इस वाले कॉलम को हमने इसमें मर्ज कर दिया, इसलिए ये वैल्यू यहां पर शो कर रही है, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूंगा इसमें 5 कॉलम है, और वो मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं। तो अब ऐसे नहीं कह सकते सर ऊपर वाली रो में तो 4 ही है, नीचे 5 है। टेबल में कभी ऐसे एक सेल खाली नहीं छूटती है, ठीक है ना। यही कर दूं, हेलो ही, अलाइन इक्वल टू राइट, बस। बस, और बताओ कोई क्वेरी है तो। पर टेबल का क्वेश्चन गलत मत करना अब, ठीक है ना। इतना कुछ माथा करने पचाने के बाद यदि हम टेबल का क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो मतलब कोई मतलब नहीं रहा। क्या करें, रो को कमेंट में डालना है, अभी डाल देंगे, ये लो। इस वाली रो को पूरी को किस में करना है अपने को, कमेंट में डालना है ना। हाँ, एक मिनट, इनको मैं एक लाइन में ले लेता हूं, तो वो इजी हो जाएगा समझना उसको। एक ही लाइन में कर देता हूं, तो वो दिखेगा कि हाँ ये कमेंट है। क्योंकि नीचे ऊपर नीचे स्क्रॉल भी नहीं करना पड़ेगा आपको, एक ही लाइन में पूरा कंटेंट दिख जाएगा। और देखो कहाँ छूटा है। अब बताओ कौन सी जगह की बात कर रहे हो। हाँ, क्यों, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो डैश डैश दिखाते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता। ये तो कोई कंपलसरी नहीं होता, एक बार देख लो, वैसे जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है उसकी। वो डैश डैश तो सिर्फ दिखाते हैं कि ये कमेंट के लिए होता है, वो जरूरी नहीं होता। वो तो अपने एक एग्जाम्पल में समझाने के लिए डैश डैश लगा देते हैं कि बीच में कुछ भी लिख दो, नहीं हाइफन कोई पार्ट नहीं। HTML में सिंगल लाइन हो चाहे मल्टीपल लाइन हो, यही काम आता है। अरे वो तो कहीं ना कहीं वो लाइन का था कि हमने इंटर इंटर दबा के स्पेस दिया हुआ था, वो सीधा सीधा पैराग्राफ स्पेस हो जाता है। नहीं ऐसे नहीं है, काम नहीं करता है, सब काम करता है, ठीक है। भाई हम लगातार क्या करते हैं, जब चेंज कर रहे होते हैं तो एक ब्रेक दे के चल रहे होते हैं। अब टेबल में कोई समस्या, बड़े आ गए अब तो बहुत है, इतना तो प्रैक्टिकल मुझे लगता है सफिशिएंट होना चाहिए यार। और बाकी देखो, लालसा एक ऐसी चीज है जो कितना ही प्रैक्टिकल कर लो, नहीं पढ़ना पल्ले जिनके, तो तब भी नहीं पढ़ना। सही कह रहा हूँ गलत, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत है।
चलो अब कंटेनर टैग में एक कंटेनर टैग और लिख लो। और DIV टैग। ब्लॉक कंटेनर टैग है, ये कैसा टैग है? ब्लॉक कंटेनर टैग है। और सिंपल भाषा में समझो तो ऐसे समझ लेना, बॉक्स बनाने में उपयोगी। जो नॉन टेक्निकल है वो ऐसे याद रखना है, जब भी वेबसाइट में कहीं आपको एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप कुछ बनाना है कि जिस बॉक्स के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो वो बॉक्स यानी डब्बा बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? DIV का यूज करते हैं, बॉक्स बनाने में उपयोगी। अब ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो एट्रीब्यूट है, ज्यादातर एट्रीब्यूट जो हमने टेबल में यूज किए हैं, हाइट विड्थ कलर वगैरह के, वो सब यहाँ भी यूज होते हैं, तो साथ के साथ समझ में आ जाएगा ये। ठीक है ना? इसलिए इसको मैंने यहाँ लिखा दिया। जैसे कि अभी हमने यूज किया कि सर बॉक्स तो बन गया, DIV से क्या होगा? बॉक्स तो बनेगा, लेकिन अब बॉक्स को मुझे वापस वही देखो बॉर्डर देनी पड़ेगी, तो मैंने बॉर्डर भी दे दी। ठीक है ना? बॉक्स को मुझे अलाइन भी करना पड़ेगा, तो मैंने बॉक्स का अलाइन भी क्या कर दिया? सेंटर। ठीक है? चलो बॉक्स को मुझे कलर भी देना पड़ेगा, तो BG कलर, ये ग्रीन। बहुत है अभी के लिए, इतने 3 ले लिए मैंने। तो ये इसीलिए क्योंकि हमने टेबल में ऑलरेडी ये एट्रीब्यूट पढ़ लिए हैं, तो अलग से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, यहीं के यहीं आप इनको समझ सकते हो। अब बॉक्स की हाइट विड्थ वो सब आप यहाँ पर यूज करें। ठीक है? अब बॉक्स में हमने क्या लिखना है वो आपकी दिक्कत है कि क्या लिखना है। आपको हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग लिखो। ठीक है? पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखो। ठीक है? एक और लिख दिया, लो सेकंड पैराग्राफ। तो कुल मिला के मैं कहूं, मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए या एक डब्बा बनाने के लिए कौन से टैग का यूज करना पड़ रहा है? DIV टैग का। अब इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो एक बॉक्स में मिलेगा, उस बॉक्स पर बॉर्डर होगी एक, उसका अलाइनमेंट होगा सेंटर, और उसका बैकग्राउंड कलर होगा क्या? ग्रीन। क्या? डिव की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ऐसे कोई फुल फॉर्म नहीं है ना। आपको सिंपल वैसे देखे तो सेक्शन बोल सकते हैं हम, डिवीजन टाइप में, कि सेक्शन बनाने के लिए, लेकिन ऐसे कोई फुल फॉर्म आप याद नहीं करें इनके। हाँ, सेक्शन सेपरेट टैग भी होता है ना, इसी वजह से। लेकिन अब बॉक्स में सेक्शन बनाना और एक पैराग्राफ में सेक्शन, यानी इसका जो रिजल्ट है आपको, वो आप ध्यान रहे, बॉक्स के अंदर मिलेगा ऐसे। ये बॉक्स, इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन। स्क्रीन में कहा दिखाई देगा? सेंटर में, और उसके अंदर ये लिखे हुए होंगे। तो सिंपल यदि मैं बोलूं टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, ब्लॉक समझ में नहीं आता तो टेक्स्ट बॉक्स, जिसको यानी जो लैंग्वेज समझ में आती है उसी में हम समझ सकते हैं उसको। और कंटेनर की यदि हम बात करें तो एक लाइन कंटेनर टैग भी होता है, स्पैन। क्या नाम है? स्पैन। यानी कि सर मुझे तो इस लाइन में भी पर्टिकुलर किसी इस शब्द पर कोई फॉर्मेटिंग देनी है, होता है ना, पूरी एक लाइन है, उस लाइन में मुझे किसी पर्टिकुलर एक शब्द पर या दो शब्दों पर कोई फॉर्मेटिंग करनी है, तो लाइन के अंदर जब करनी है तो होता वो भी कंटेनर है। लेकिन देखो, ये तो क्या हो गया, पूरे ब्लॉक को कवर कर रहा है, एक बॉक्स को कवर कर रहा है, और वो उस लाइन के अंदर ग्रुपिंग का काम कर रहा है, तो एक वो भी यहाँ पर लिख लेना आप। हालांकि उसमें ज्यादातर फॉर्मेटिंग काम में आती है, वो CSS की आती है, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज होता है। लिख लें?
बढ़े ना आगे। तो ये भी इसी के साथ लिख लेना, एक दो एट्रीब्यूट इसमें आ जाएंगे आपके। स्पेन टैग, क्या नाम है? स्पेन टैग। इसको बोलते हैं लाइन कंटेनर, लाइन कंटेनर टैग। ठीक है, इसका यूज होता है पैराग्राफ या लाइन में पर्टिकुलर टेक्स्ट को ग्रुपिंग करने के लिए। टेक्स्ट को ग्रुपिंग करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, आई लाइक, और स्पेन टैग लगा देता हूं पहले। अब इसमें जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहो, मैं अभी स्टाइल से ही कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें दे दिया स्टाइल और कलर ही दे दिया डायरेक्ट। क्या दे दिया? कलर इक्वल टू रेड, सॉरी कॉलन, बिल्कुल। और मैंगो कर सकता हूं क्या? स्पेन और ये पैराग्राफ क्लोज। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? आई लाइक तो एज इट इज पैराग्राफ है, तो वो तो एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन जो वर्ड है यहां पर कौन सा? मैंगो। ये कौन से कलर में दिखेगा मुझे? रेड कलर में, ऐसे। तो कभी भी किसी पैराग्राफ के बीच में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करनी हो, तो हमेशा ध्यान रखना कौन सा टैग यूज होगा? स्पेन टैग। कोई भी फॉर्मेटिंग, हमने सिंपल एक ही फॉर्मेटिंग की है, कलर रेड, बाकी आप और भी कुछ भी कर सकते हो इस पर। नहीं, देखो पेरेंट और चाइल्ड की बात करेंगे जब हम सेलेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, पेरेंट और चाइल्ड का मतलब सेलेक्टर। अब वो सेलेक्टर होता है, जैसे पेरेंट सेलेक्टर है तो वो अपनी नीचे की पूरी पीढ़ी को कवर अप करेगा। ज्यादा इंपैक्ट मतलब वो सभी जितने भी एलिमेंट हैं वो सबको सेलेक्ट करेगा, पेरेंट ही होता है। और चाइल्ड का मतलब है जो उसके डायरेक्ट अंदर है, सिर्फ उसी एलिमेंट को इंपैक्ट करता है। हाँ, तो वो चाइल्ड पहले करेगा, वो इनलाइन का पार्ट हो गया, फिर वो हो जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी इसको ऐसे समझ लेना, एक और एग्जांपल ले लो। जैसे मैं डीआईवी के साथ ले देता हूँ इसी का एक एग्जांपल, ठीक है? कि सर मैंने एक बॉक्स बनाया, देखो डीआईवी, और उस बॉक्स का भी मैंने बीजी यानी बैकग्राउंड कलर ले लिया, क्या? ग्रीन। और टेक्स्ट कलर उसमें जो भी मैं लिखूंगा उसका टेक्स्ट कलर मान लो मैंने ले लिया रेड। क्या ले लिया? रेड। सही है क्या? भाई सिंपल है, एक बॉक्स है, बॉक्स का कलर तो कैसा है? ग्रीन, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखोगे उसका कलर कैसा है? रेड। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, HTML कहता है विशेष परिस्थितियों में इसका यूज करें आप, नहीं तो ये ओवरलैप की कंडीशन भी मानी जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिखने वाला हूँ, एक पैराग्राफ लिखा, यही लाइन लिख देता हूँ चलो। आई लाइक और स्पेन स्टाइल इक्वल टू कलर। अब मैं यहाँ रेड की जगह पर येलो कर देता हूँ। क्या कर दिया? येलो कर दिया। ठीक है ना? और मैंगो। और बॉक्स कर दिया बंद।
अब बात आती है, देखो आई लाइक इसका यदि मैं आउटपुट यदि देखता हूं, इसका आउटपुट मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा कि रेड कलर में तो क्या होंगे, आई लाइक, ठीक है, लेकिन मैंगो किस कलर में हो जाएगा, येलो में। कि सर ऊपर तो आप कह रहे हो रेड होना चाहिए, फिर आपने अचानक से अंदर, तो ये काम इसीलिए आ रहा है, ये जो टैग है इसका काम ही यही है कि सबसे अलग किसी चीज को शो करना है तो वहां मुजरा इस्तेमाल करें। तो शब्द का कलर तो रेड है, लेकिन हमने अकेले मैंगो का कलर यहां से क्या कर दिया, येलो। हाँ बैकग्राउंड पूरा ग्रीन, बीजी वो बॉक्स में है, ये पूरा जो दिखेगा ये किस में दिखेगा, बॉक्स में दिखेगा, और इस बॉक्स का जो कलर होगा वो कौन सा होगा, ग्रीन, बॉक्स कलर ग्रीन, येलो, ठीक है। तो बहुत है आज के लिए इतना ही, वो भी करेंगे। हाँ प्रायोरिटी वही होता है, प्राथमिकता देना। अब यार ऑफिस वगैरह नहीं हो तो वो भी ले लूं, पर मेरी किस्मत में अभी मैराथन नहीं है। हाँ सैटरडे संडे में देखेंगे, निपटाएंगे, देखेंगे। वैसे तुम नहीं झेल पाओगे इतना, तुम 1.5 घंटे में ही पंचायत ही करते हो, ऐसे लगता है छठे में सारे सरपंच यहीं बैठे हैं। अच्छा अब ये देख, इसने तो यहाँ से सीट पे वहां पहुंच गया, बदल रहा है सीटें ही। मतलब 1.5 घंटे में 3 सीटों पे तो तू बैठ चुका, ऐसे लग रहा है पाइल्स की बीमारी लगी हुई है।